नई उम्मीदों से नई सुबह का आगाज़ करते हैं। नई उम्मीदों से नई सुबह का आगाज़ करते हैं। बस हाथ से हाथ मिलाने की बात करते हैं। काम आए जो जानकारी आपके लिए, बस उन्हीं मुद्दों पर हम बात करते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर गुरुवार को हम बात करते हैं अपने कार्यक्रम में सब्जियों और फलों की। और फलों की जब बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति में नारियल एक ऐसा फल है जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि इसके बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बेहतर माना जाता है। लेकिन इसके विकास के लिए भारत सरकार का कृषि मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है, जानेंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। लवणीय जल का बेहतर उपयोग, श्रिम्प पालन में सफलता। ओडिशा राज्य में इफ्को द्वारा खाद्य वितरण और अब नए पशु आहार, पूरे वर्ष हरा चारा भी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र राठी और अब खबरें विस्तार से। लवणों की अधिक मात्रा लिए जल जहां धरती पर गलत प्रभाव छोड़ता है, वहीं पीने अथवा सिंचाई के योग्य भी नहीं रह जाता। इस दिशा में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त कर लवणीय जल में जल कृषि की उल्लेखनीय शोध संपन्न की है। भारतीय कृषि में जल का विशेष महत्व है, मगर जल की उपलब्धता सीमित है। इसी में कुछ जल ऐसा भी है जो लवणीय है। इस दिशा में मुंबई स्थित केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान द्वारा लवणीय जल में जल कृषि को अपनाते हुए महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की है। संस्थान द्वारा हरियाणा के रोहतक केंद्र में लवणीय और अम्लीय जल में श्रिम्प का बेहतर उत्पादन किया गया है। इसके अंतर्गत पेनियस मोनोडोन नामक श्रिम्प का प्रति हेक्टेयर 1280 किलोग्राम उत्पादन मात्र 110 दिनों में लिया जा सका। इस दिशा में किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। किसानों की सहकारी संस्था इफ्को अपने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किसानों को मिट्टी पानी की जांच के उपरांत संतुलित उर्वरकों के उपयोग पर विशेष जोर दे रहा है। ओडिशा राज्य के कुल रासायनिक उर्वरकों की खपत 10 लाख टन के करीब है, जिसमें 3.5 लाख टन किसानों की सहकारी संस्था इफ्को का है। ये संस्था मिट्टी पानी की जांच को देखकर ही संतुलित उर्वरकों की सिफारिश करती है। इफ्को ने सोसाइटी का माध्यम से खाद तो बेचते हैं, उसी का साथ साथ हम लोग हमारा ग्रीन मैन्योरिंग के लिए धनीचा सीड जो हम देते हैं टू मेंटेन आवर सॉइल हेल्थ। उसका साथ हमारा भी मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन है। हम गांव-गांव में जाके मिट्टी का भी परीक्षा कर लेते हैं कि जो सॉइल का क्या स्थिति है, उसके जानकारी करने के बाद ही हम हमारा किसानों को बोलते हैं कि जो आप बैलेंस एप्लीकेशन करो। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो मिट्टी का सुस्त रखना, ये हमारा पहला कार्यक्रम है। अभी हम शुरू किए हैं हमारा जो भागीदारी संस्था IFFDC, उनका माध्यम से भी हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को खाद देते हैं, जिसलिए कि जो जहाँ पर खाद सोसाइटी का माध्यम से भी नहीं पहुँच पाता है, तो इन लोग भी IFFDC का माध्यम से खाद मिलकर उन लोग भी खूब किसान खेती बाड़ी अच्छा से कर पाते हैं। ITGI का माध्यम से जो संकट हरण बीमा योजना है, उसका ऊपर भी हम सब सोसाइटी का माध्यम से किसानों को बोलते हैं कि जो आप सोसाइटी से खाद लो, खाद लेने के साथ साथ आपका जो रसीद बनता है उसका भी ढंग से रखो, क्योंकि ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक बॉन्ड है जो कि कहीं अगले दिन में भगवान ना करे अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसी टाइम इफ्को भी आके आपका जो नॉमिनी है उनको भी सहयोग कर पाएंगे। पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार दिए जाते रहे हैं, मगर कई बार आहार उपलब्ध न होने के कारण पशुपालक परेशानी में आ जाते हैं। इस दिशा में विभिन्न संस्थाओं द्वारा नए पौष्टिक और प्रभावी प्रौद्योगिकी आधारित हरा चारा विकसित किया गया है। हाइड्रोपोनिक एक ऐसी तकनीक, नई तकनीक है जिससे भी हमको जो है अच्छा और हरा चारा साल भर मिलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ संस्थान हैं जहां पर ये हाइड्रोपोनिक मशीन लगी हुई है, लेकिन एक संस्था हमारे देश में डाबर आयुर्वेद एक संस्था है, वो संस्था जो है उसने भी एक बहुत अच्छी हाइड्रोपोनिक मशीन का विकसित की है। और ये मशीन जो है इस तरह इससे जो चारा मिलता है पशुओं को वो बहुत फ़ायदेमंद होता है।
इसका प्रचार प्रसार की और आवश्यकता है। हालांकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस हाइड्रोपोनिक तकनीकी को और मशीन को विकसित आगे प्रसार करने में और कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ हमारा एक गोवा में हमारा एक अपना खुद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक अनुसंधान केंद्र है, वहाँ भी कम लागत का हाइड्रोपोनिक डेवलप किया है और डाबर आयुर्वेद के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मिलकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि इसको हाइड्रोपोनिक मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों लेवल पर लगाया जाए और किसानों को हाइड्रोपोनिक जो चारा है उसकी उपलब्धता कराई जाए। मौसम के सर्द गर्म मिजाज ने किसानों को सजग कर दिया है। हम भी आपकी मदद करते हुए बता रहे हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का क्या हाल रहेगा और उसके अनुरूप क्या कुछ कृषि कार्य करने होंगे। अगले 24 घंटों में जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान में आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाली जाए। उत्तर भारत में सरसों की बेहतर फसल का प्रभाव मंडियों की भारी आवक की सोच मौजूदा माल को तेजी से निकाल रही है। इससे सरसों के मिल में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं गुड़ के दाम उतार चढ़ाव की स्थिति में हैं। गुड़ की मांग प्रारंभिक दौर में कम हुई है, मगर अब सुधार की ओर है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश का अधिकतर भूभाग समुद्र तटीय इलाके से जुड़ा है और इसी भाग में नारियल की खेती होती है। नारियल का उत्पादन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई ले सकें, इसके लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने नारियल विकास बोर्ड का गठन किया। क्या है ये नारियल विकास बोर्ड और कैसे काम करता है, क्या है इसकी नीतियाँ और किस तरीके से किसान भाई इससे फ़ायदा ले सकते हैं, देखते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। समुद्र तटीय जमीन पर आकाश से बातें करते नारियल के ये पेड़ जहां हरियाली का पर्दा बन खड़े हुए हैं, तो वहीं क्षेत्र विशेष के लिए रोजगार का सहारा भी बन पड़े हैं। यही कारण है कि दुनिया के नारियल उत्पादक देश हाथ से हाथ मिला उसके उत्पादन की असीम संभावनाओं को तलाश रहे हैं। इसी सोच के साथ पिछले दिनों नारियल उत्पादक देशों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था द एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी ने नारियल के घर केरल राज्य के प्रकृति की गोद में बसे शहर कोची में अपना 51वां आयोजन संपन्न किया। नारियल को समर्पित 2 से 5 फरवरी की अवधि के इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री मोहन भाई कल्याण जी भाई कुंदारिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसी संदर्भ में नारियल विकास बोर्ड के चेयरमैन टी.के. जोश का मानना था कि ये एक ऐसा मौका है जब नारियल उत्पादक देशों ने इसकी महत्ता समझी है। So we are happy to inform you that the 51st Asian Pacific Coconut Community Ministerial Session is hosted by India this time. It is after 14 years India get this opportunity. It is after 14 years India get this opportunity to host the Asian Pacific Coconut Community Ministerial Meeting, this time at Cochin.
APCC, the Asian Pacific Coconut Community, is an association of 18 major coconut producing countries globally. These 18 countries produce more than 92% of the world production of coconut. India was a founding member of APCC in 1968. Now, the present chairmanship of APCC is with India. Mr. Sanjeev Chopra, our Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperation, is the chairman. During these 4-day deliberations, all these 18 countries who are the members of APCC, plus few UN organizations, plus 2 observer countries, Bangladesh and Oman, are participating in this 51st ministerial session. During this process, various issues affecting the coconut production, processing, trade, pest and disease, and way forward of coconut community will be discussed here. Honorable ministers from 3 member countries are also attending full time. As a part of this APCC session, we will be taking all the delegates for a field trip day after tomorrow on 4th of February. Again, the Honorable Chairman of Kayar Board is also here. Kayar is also a major component of coconut sector. India is a leader in Kayar production and export. So there is already a Kayar Kerala International Exhibition going on at Alleppey. The delegates will be visiting the International Kayar Expo and visiting the National Center for Kayar Research at Alleppey. जहां एक और नारियल अपने आप में संपूर्ण खाद्य है, तो वहीं इसके उत्पाद भी पोषण से भरपूर हैं। नारियल विकास बोर्ड के प्रमुख श्री सुगति घोष का कहना इस तरह से था। नारियल विकास बोर्ड कृषि मंत्रालय के साथ काम करती है। नारियल विकास बोर्ड में हम नारियल किसानों के लिए बहुत सारे योजनाएं लागू करते हैं। ये योजनाएं 2 प्रकार के हैं। एक है कृषि भित्तिक नारियल चाष, नारियल का कल्टीवेशन के लिए, और एक है नारियल का टेक्नोलॉजी के लिए। नारियल चाष के लिए, नारियल कल्टीवेशन के लिए हम जो काम करते हैं उसमें योजनाएं हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट, रिप्लांटिंग रेजुविनेशन मतलब काट के फिर नया गाछ लगाना, नया पौधा लगाना, फिर एरिया एक्सपेंशन स्कीम मतलब क्षेत्र विस्तार योजना, और नारियल का हमारा डेमोन्स्ट्रेशन फार्म सेटअप करना। हमारा पौधे के, नारियल के गुणवत्तामूलक पौधा उत्पादन के लिए हमारे 2 स्कीम्स हैं। एक है छोटे किसानों के लिए जो पौधा उत्पन्न करते हैं, और एक बड़े किसानों के लिए जो 4 हेक्टेयर जगह में कर सकते हैं। ये सब स्कीम के लिए हम क्षेत्र विस्तार योजना है। क्षेत्र विस्तार योजना में हम कोई भी किसान जब नारियल लगाते हैं उनको 7,550 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सब्सिडी देते हैं। जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है उसके लिए किसानों के जो ज़मीन है वहाँ पर हम टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कल्टीवेशन के लिए ज़रूरत होता है, जैसे खाद, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स और अन्य जो ज़रूरतें हैं वो सब उनको 2 साल के लिए देते हैं ताकि नारियल का उत्पादन का वृद्धि हो सके। दूसरा और जो स्कीम है हमारा वो है रिप्लांटिंग रेजुविनेशन। ये खाली केरला में इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है, मगर नारियल विकास बोर्ड से हम मंत्रालय को अनुरोध किए हैं कि दूसरा नारियल उत्पन्न करने वाले राज्यों में भी इसका लागू किया जाए। हमारा एक ये भी योजना है जिसमें हम जैसे वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक मैन्योर, नारियल का कल्टीवेशन में जो वेस्ट मटेरियल है जो फेंक दिया जाता है, जैसे पुराने पत्ते या नारियल का छिलका, ये सब जो वेस्ट मटेरियल है इसको व्यवहार करके इससे खाद बनाना। तो इसके लिए हम 60,000 रुपया अनुदान देते हैं। ये हमारा जो योजनाएं हैं कृषि क्षेत्र में। और हमारा
ऐसे योजना हम टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में भी हैं। ये योजनाएं हम टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कोकोनट, हम TMOC बोलते हैं। TMOC के तहत हम इस योजना को लागू करते हैं। इसमें मेन है टेक्नोलॉजी डेवलप करना, मतलब नारियल का प्रोसेसिंग में, वैल्यू एडिशन में, मूल्योद्योग में हम नए टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर अभी भारत में उपलब्ध नहीं था, ऐसे टेक्नोलॉजी हम दूसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक साथ बैठ के काम करके ये डेवलप किए हैं। जैसे नारियल का दूध, नारियल का क्रीम, नारियल का विनीगर, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में पहले उपलब्ध नहीं था, अभी ये TMOC टेक्नोलॉजी मिशन कोकोनट के ऊपर हम ये डेवलप किए हैं। और एक जो काम हम कर रहे हैं, नया एक नारियल का प्रोडक्ट निकला है, नारियल का रस। नारियल का रस निकाल के इसको हम नीरा बोलते हैं। नारियल का फूल खुलने के पहले उसको काट के वहाँ से नारियल का रस संग्रह किया जाता है। और ये नारियल का रस का सबसे बड़ा उपलब्ध ये है कि इसमें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। मतलब हम लोगों का जो डायबिटिक्स का पेशेंट हैं वो शक्कर नहीं ले सकते हैं, शक्कर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब 70 से ऊपर है। और जो हम शुगर फ्री या इक्वल ऐसे जो लेते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है करीब 50-55 के बीच। मगर ये नारियल का नीरा का जो प्रोडक्ट है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 35। इसीलिए कोई भी डायबिटिक पेशेंट बहुत अच्छा से ये ले सकते हैं, जिनका शुगर का प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं। हम खाली नीरा नहीं करते हैं, नीरा के बेसिस पे नीरा का गुड़, नीरा से चीनी और ये सब, नीरा का हनी, नीरा का सिरप और ये सब इस्तेमाल करके, जैसे चीनी शक्कर के जगह ये नीरा का गुड़ हम यूज़ करके, जैसे रसगुल्ला हो या हमारा गुलाब जामुन या बेकरी में केक, बिस्किट, ये भी सब हम बना सकते हैं। तो ये जो बनेगा ये जिनका डायबिटिक्स है वो ले सकते हैं। इसीलिए ये प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट दूसरा एक किसानों के लिए सुविधा ये है, जब ये प्रोडक्ट होता है तो उनका इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है और बहुत कॉस्टली है। जैसे पाम शुगर जो बोलते हैं, नीरा से जो शक्कर बनता है पाम शुगर, ये पाम शुगर का रेट अभी है करीब 450 से 500 रुपया प्रति केजी। तो जो नीरा हार्वेस्ट करते हैं किसान, उनको भी इनका इनकम में बहुत सुविधा होता है। एक नारियल, अगर कोई किसान खाली नारियल उगाएं, खाली नारियल का हार्वेस्ट करें, तो उनको करीब एक पौधा से बहुत अच्छा नारियल होगा तो 100 नारियल प्रति वर्ष प्रति पौधा मिलता है, तो 10 रुपया करके करीब 1000 रुपया उनको मिलेगा। मगर वो नीरा का अगर काम करते हैं, नीरा उनसे निकालते हैं, तो उनका इनकम बढ़ के करीब 12 से 15 हज़ार प्रति पौधा होता है। तो ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। हम इसका टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं। पायलट प्लांट भी हमारा एक कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम सेटअप किए हैं, वहाँ पर पायलट प्लांट डेवलप हो रहा है। नारियल उत्पादन में बढ़ोतरी, लागत में कमी, समेकित कृषि प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और उस पर रोजगार जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को सामने रखते हुए इस संस्था के प्रयासों से ही नारियल उत्पादकों को प्रेरणा मिली और उन्होंने आदर्श प्रस्तुत कर दिखाया। हमारा नारियल विकास बोर्ड, ये जो उन्नयन मूलक का हमारा योजनाएं हैं, ये छोड़ के भी दूसरा काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा कोई अलग से योजना या फंड नहीं मिलता है। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम कर रहे हैं। हम एक प्रोग्राम चालू किए हैं जहाँ पर ग्रामीण युवकों को हम ट्रेनिंग देते हैं पेड़ में चढ़ने के, और साथ साथ नारियल का कैसे रक्षा किया जाए, नारियल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, ये भी हम उनको सिखाते हैं। अभी तक करीब 35,000
बच्चों को हम ट्रेनिंग दिए हैं और इनमें से जो अभी क्षेत्र में गांव में काम कर रहे हैं उनका इनकम करीब प्रति महीना 12 से 15 हज़ार रुपया है। और कोई हैं जो अच्छे काम किए हैं, वो तो बैंक से उनका लोन मिला है मोटर बाइक खरीदने के लिए, उनका इनकम करीब 35 से 40 हज़ार भी है, जो अच्छा काम कर सकते हैं और जो फार्मर जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं। नारियल को पूर्णता समर्पित ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन नारियल उत्पादन और उसके विशेष पहलुओं से तो जुड़ा ही था, विश्व स्तर पर आपसी सहयोग की एक ऐसी मिसाल थी जो मसलों से बाहर निकल नारियल विकास और नारियल उत्पादकों के हित के प्रचंड सूर्य की किरणों को समेटे हुए थी। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हम आपको बता दें कि हमारे कल के कार्यक्रम में आपके पत्रों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ, और भी बहुत सारी जानकारियां लेकर हम हाजिर होंगे। तो देखना ना भूलेगा हमारा कल का कार्यक्रम कृषि दर्शन। लेकिन चलते चलते आपको ये बता दें कि आपकी कोई शिकवे हैं, कोई शिकायत है या कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें पत्र द्वारा ज़रूर सूचित करें। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।